हो सकता है आपने ये तस्वीर देखी हो सकता है आप इसे सोमरटन मैन या फिर सिंपली तमाम शुद्ध से जानते हो। लेकिन आखिर कौन है ये आदमी और क्या था इसकी मौत का रहस्य? इस वीडियो में मैं आपको इस आदमी की रियल आइडेंटिटी बताने वाला हूँ। लेकिन इस तरह के हाई एफर्ट इन्वेस्टिगेटिव वीडियोस बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगती है, तो प्लीज़ राज वाला चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करते रहे ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे कमाल के वीडियोस लाता रहूं। एक दिसंबर 1948, ऑस्ट्रेलिया का शहर एडिलेड। एडिलेड का एक बीच जो सोमरटन पार्क में था, वहाँ से 1 दिसंबर 1948 को सुबह 6:30 बजे पुलिस से किसी ने संपर्क किया और बताया कि उसे एक लाश मिली है। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्हें बीच पर एक घर के करीब एक अननोन आदमी की लाश मिली। वो आदमी टेक लगाकर कुछ ऐसे बैठा था मानो लेटे लेटे ही वो मर गया हो। जब पुलिस ने उसकी तलाशी ली तो उसकी कोट की जेब से एक सिगरेट मिली, एक ट्रेन टिकट जो एडिलेड से हैनली बीच तक जाने के लिए खरीदा गया था लेकिन उसे इस्तेमाल नहीं किया गया था, एक बस का टिकट, एक छोटी एल्यूमिनियम की कंघी जो अमेरिका में बनी थी, जूसी फ्रूट च्युइंगम का डब्बा जो आधा खाली था, आर्मी क्लब ब्रांड का सिगरेट का डब्बा जिसमें 7 दूसरे ब्रांड्स के सिगरेट थे और एक माचिस की डिबिया। ये सारी चीजें थी जो उस आदमी की तलाशी लेने पर मिली थी। पुलिस जब इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगी, उस दौरान कई सारे लोग ऐसे सामने आए जिन्होंने उसे पिछली रात यानी 30 नवंबर को उसी जगह पर देखा था। एक चश्मदीद के मुताबिक शाम 7 बजे जब वो वहां से गुजर रही थी तब उसने उस आदमी को वहीं लेटे हुए देखा था। उसने उसकी टांगे हिलती हुई देखी थी लेकिन वो अपने ऊपर बैठे मच्छरों को मार नहीं रहा था, जिससे उस महिला को लगा कि शायद वो आदमी नींद में सोया हुआ है या फिर शायद वो नशे में है। इस अननोन आदमी की लाश को ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। पैथोलॉजिस्ट ने बताया कि उसकी हाइट 5 फीट 11 इंच थी, उसकी उम्र लगभग 40 से 45 साल थी, उसकी आंखें भूरे रंग की थी जबकि बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। उस आदमी का दिल नॉर्मल साइज का था लेकिन उसके पेट में कुछ अजीब था। उसके पेट में खाने के साथ साथ खून भी मिला था। उसके लिवर में भी काफ़ी मात्रा में खून मौजूद था। ऑटोप्सी में पता चला कि उस आदमी ने आखिरी बार पेस्ट्री खाई थी। पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर डॉयर को आशंका थी कि उस आदमी की मौत किसी किस्म के जहर से हुई है, लेकिन वो जहर उस पेस्ट्री में नहीं था जो मरने से पहले उस आदमी ने खाई थी। हालांकि मौत की वजह मोस्ट लाइकली जहर ही था, लेकिन इसे साबित करना मुमकिन नहीं था। इसी समय उस आदमी की चीज़ों की दोबारा तलाशी ली गई, जहां उसकी पैंट की चोर जेब में एक मुड़ा हुआ कागज़ का टुकड़ा मिला जिसमें 2 शब्द लिखे हुए थे, तमाम शुद्ध। तमाम शुद्ध का फारसी में मतलब होता है दी एंड। अक्सर हमें ये फारसी और उर्दू की किताबों के आखिर में लिखा मिल जाता है। इस केस में ये जिस किताब से फाड़ा गया था वो थी रुबायत उमर खयाम। अगर आप उर्दू लिटरेचर के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि रुबायत क्या होती है। रुबायत बेसिकली 4 लाइन की पोएम्स होती है और मिडिवल टाइम में ये काफ़ी पॉपुलर हुआ करती थी। ऐसे ही बहुत पुराने ज़माने के एक फ़ारसी शायर थे उमर खयाम। उन्हीं की किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया गया था और उसी बुक से ये कागज़ का टुकड़ा था जो उस आदमी की जेब से मिला था। पुलिस ने इस आदमी के डेंटल रिकॉर्ड्स ढूंढने की कोशिश की ताकि उसकी असल पहचान का पता लगाया जा सके, लेकिन उन्हें इस आदमी के रिकॉर्ड्स कहीं नहीं मिले। उसके कपड़ों के लेबल्स भी जानबूझकर काटे गए थे ताकि इस आदमी की पहचान छुपाई जा सके। ऐसे में अब ये सवाल उठने लगा था कि क्या इस आदमी ने आत्महत्या की थी या फिर कोई था जिसने इसका खून किया था और वो अब भी खुला घूम रहा है। 10 दिसंबर 1948 तक भी जब इस मिस्टीरियस सोमरटन मैन की पहचान नहीं हुई, तब पहली बार ऑस्ट्रेलिया में किसी की बॉडी को प्रिजर्व करके रख दिया गया था। 14 जनवरी 1949, एडिलेड का रेलवे स्टेशन। एडिलेड के कर्मचारियों को एक मिस्टीरियस ब्राउन सूटकेस स्टेशन के बाहर मिला।
क्लोकरूम की एंट्री के मुताबिक ये सूटकेस 30 नवंबर 1948 को यहाँ जमा किया गया था। जब इस सूटकेस की जांच की गई तो इसमें जो कपड़े मिले उनके भी टैग्स कटे हुए थे। इन सारी बातों को देखते हुए ये माना गया कि ये सूटकेस भी उसी मिस्टीरियस सोमरटन मैन का है। इस सूटकेस में 7 जोड़ी स्लीपर्स, 4 अंडरपैंट, पैजामास, शेविंग आइटम्स, 1 जोड़ी पैंट्स, स्क्रू ड्राइवर, एक टेबल नाइफ और सीजर्स इस सूटकेस में मिली चंद चीज़ों में से थी। हालांकि उन कपड़ों के टैग्स कटे हुए थे, लेकिन उनमें से कुछ कपड़ों में टी कीन या सिर्फ कीन लिखा हुआ था, जो शायद किसी का नाम था। पुलिस ने सोचा कि ये कीन जो भी था शायद उस मुर्दा आदमी का नाम नहीं था, इसलिए जिसने भी टैग्स को काटा था उसने उन नामों को मिटाने की कोशिश नहीं की थी। बट यहाँ मैं एक थ्योरी पेश करना चाहूँगा, वो ये कि ऐसा लगता है कि पुलिस मान रही थी कि टैग्स को इसलिए रिमूव किया गया था ताकि इस आदमी की आइडेंटिटी छुपाई जा सके, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई सारे लोगों को टैग्स अपनी गर्दन पर छुपते हुए अच्छे नहीं लगते, तो हो सकता है उस आदमी ने सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए ही वो टैग्स हटाए होंगे और उसने पेन से लिखे नामों को सिर्फ इसलिए रहने दिया क्योंकि वो उसे अपनी गर्दन पर महसूस नहीं होते थे। खैर, फिर भी पुलिस ने पूरे ऑस्ट्रेलिया और कई सारी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में टी कीन के बारे में खोजबीन की, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा आदमी नहीं मिला जो इस नाम का था और जो मिसिंग हो। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक उस आदमी ने मेलबर्न, सिडनी या फिर पोर्ट अगस्टा से एडिलेड का सफ़र किया था। यहाँ पहुंचकर वो पब्लिक बाथ में नहाया था और फिर उसने सुबह 10:50 की ट्रेन का टिकट लिया था जो हैनली बीच जा रही थी, लेकिन किसी वजह से उसकी वो ट्रेन छूट गई थी। इसके बाद उसने अपना सूटकेस स्टेशन पर जमा करवाया और सिटी बस लेकर ग्लेनेल्क चला गया। ग्लेनेल्क से सोमरटन पार्क का रास्ता काफ़ी लंबा है, इसलिए उस समय ऐसी थ्योरीज भी चल रही थी कि किसी ने उस आदमी को ग्लेनेल्क में निपटा दिया था और उसकी लाश सोमरटन पार्क में लाकर रख दी थी। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने सोमरटन मैन को जिंदा देखा था? इसके बारे में थ्योरिस्ट का मानना था कि वो लोग पक्के तौर पर नहीं कह सकते कि उन्होंने रात के वक्त उसी आदमी को देखा था जिसकी लाश उन्हें सुबह मिली थी। शुरुआती जांच में डॉक्टर्स का मानना था कि इस आदमी की मौत ग्लूकोसाइड नाम के जहर से हुई है, लेकिन वो ये बताने में असमर्थ थे कि क्या वो जहर खुद इस आदमी ने लिया था या किसी और ने उसे ये जहर दिया था। इस आदमी की मौत की वजह को तो शायद समझाया भी जा सकता था, लेकिन इसकी पहचान अब भी एक मिस्ट्री बनी हुई थी और ज़्यादा टाइम तक उस बॉडी को सुरक्षित रखना मुमकिन नहीं था। इसलिए उस आदमी के चेहरे का प्लास्टर कास्ट बनाया गया और उसे वेस्ट टेरेस सिमेट्री में दफना दिया गया और उसकी कब्र पर लिख दिया गया, यहाँ वो अज्ञात आदमी दफन है जिसकी लाश सोमरटन बीच पर 1 दिसंबर 1948 को मिली थी। लाश तो दफन हो चुकी थी, लेकिन उसे लेकर कई सवाल अब भी जिंदा थे और जब सवालों के सही जवाब नहीं मिलते तब जन्म लेती है थ्योरीज। 1948 का समय आज के समय से काफ़ी अलग था। दूसरे विश्व युद्ध को ख़त्म हुए अभी कुछ ही समय बीता था और हर देश एक दूसरे की जासूसी करने में लगा रहता था, इसलिए अफवाहें उड़ने लगी थी कि शायद वो सोमरटन मैन किसी दुश्मन देश का जासूस था। इस थ्योरी को खासकर हवा तब मिली जब पुलिस ने वो किताब ढूंढ निकाली जिससे तमाम शुद्ध को फाड़ा गया था। उस किताब के आखिर में कुछ अजीब से बेतरतीब इंग्लिश लेटर्स लिखे हुए थे। ये इंग्लिश लेटर्स किसी भी भाषा में कोई शब्द नहीं बना रहे थे, तो ऐसे में ये समझा जाने लगा कि शायद ये इनक्रिप्टेड मैसेज है। इनक्रिप्टेड मैसेजेस ऐसे मैसेजेस को कहा जाता है जहां मैसेज को कुछ ऐसे इनकोड किया जाता है जिसे उसे सिर्फ वही पढ़ पाए जो उसे डिकोड करना जानता है। उस ज़माने में अक्सर कई सारे देश ऐसे क्रिप्टेड मैसेज का इस्तेमाल जासूसी के लिए किया करते थे, बल्कि कई सारी ऐसी मशीन्स भी थी जो साइफर मैसेजेस को इनकोड और डिकोड किया करती थी।
इस रहस्यमय मैसेज में काम की जानकारी हो सकती थी जो उस आदमी की असल पहचान को बता सके। इसलिए पुलिस ने कई सारे साइबर एक्सपर्ट्स को इसे सॉल्व करने के लिए बुलाया, लेकिन कोई भी इन शब्दों का मतलब नहीं बता पाया। अब इससे पहले कि आप ये समझने लग जाओ कि वो सभी एक्सपर्ट बेकार थे, मैं आपको बता दूं कि कई बार अगर ताला खराब हो तो उसे मास्टर की से भी खोला नहीं जा सकता है। मिसाल के तौर पर ज़ोडियाक किलर ने भी जो मैसेजेस भेजे थे उसे सालों तक लोग सॉल्व नहीं कर पाए थे और उसे जीनियस ऑफ द जीनियस मानने लगे थे। लेकिन बाद में पता चला कि ज़ोडियाक ने कुछ जगह पर स्पेलिंग मिस्टेक्स की थी जिसकी वजह से उसके कोड सॉल्व नहीं हो पा रहे थे। खैर, ज़ोडियाक का जिक्र हम किसी और वीडियो में करेंगे। इसी किताब के पीछे एक नर्स का नंबर भी मिला जिसका नाम जेसिका एलन थॉमसन था। जेसिका जहां बॉडी मिली वहां से महज 400 मीटर की दूरी पर रहती थी। उस समय पर पुलिस ने जेसिका से पूछताछ की, लेकिन उसने बताया कि वो मुर्दा आदमी को नहीं जानती है और वो नहीं बता सकती कि आखिर उसका नंबर उस किताब में कैसे पहुंचा था। साथ ही उसने पुलिस से ये अनुरोध किया कि उसका नाम इस केस से दूर रखा जाए। इसी वजह से पुलिस की रिपोर्ट्स और न्यूज़ में जेसिका को अलग अलग नामों से मेंशन किया गया है। यहाँ पर थेरीज अब ये चलने लगी थी कि शायद जेसिका का उस आदमी से अफेयर चल रहा था और शायद बदनामी से बचने के लिए उस महिला ने ही उसे ठिकाने लगा दिया हो, या फिर एटलीस्ट वो उससे ज़्यादा जानती थी जितना वो उस समय बता रही थी। आगे चलकर पुलिस ने उसे सोमरटन मैन के चेहरे का प्लास्टर मार्क भी दिखाया था जिसे वो एक बार देखकर ही डर गई थी और वो दोबारा उसकी तरफ नहीं देखना चाहती थी। लेकिन तब भी उसने यही कहा कि वो इस आदमी को नहीं जानती है। पुलिस को उसके डरने पर शक होने लगा था, बट आई मीन ऑफ कोर्स ऐसा प्लास्टर को देखकर तो कोई भी डर जाए। एनीवे, यहाँ पर एक और नाम आता है गैरी फेल्टस। ये जनाब एक लेखक थे जिन्होंने इस केस पर सालों बाद आई थिंक 2010 में एक किताब छापी थी जिसका टाइटल था द अननोन मैन। इस किताब में गैरी का दावा था कि उन्होंने जेसिका के हस्बैंड का इंटरव्यू 2002 में लिया था। ये केस 4849 में हुआ था। गैरी ने इंटरव्यू 2002 में लिया था और किताब 2010 में छपी थी। तो आई डोंट नो कि इस किताब में हकीकत कितनी है और फसाना कितना है, बट मुझे जो जानकारी मिली है मैं आपसे यहाँ शेयर कर रहा हूँ। किताब के मुताबिक किसी ज़माने में जेसिका एक मिलिट्री हॉस्पिटल में काम किया करती थी और वहाँ उसके एल्फ बॉक्सल नाम के बंदे से अच्छे ताल्लुकात थे और जेसिका ने ही उस आदमी को रुबायत उमर खयाम की वो किताब दी थी। बाद में जेसिका की शादी थॉमसन से हो गई और उसके बाद जब बॉक्सल का ख़त जेसिका को आया तो जेसिका ने उसे बता दिया कि उसकी शादी हो चुकी है और अब उन दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता। इसके बाद बॉक्सल ने दोबारा कभी भी जेसिका से बात करने या मिलने की कोशिश नहीं की थी। पुलिस को लगा कि केस सॉल्व हो गया है, एल्फ बॉक्सल ही जेसिका का पुराना प्रेमी और सोमरटन मैन है, लेकिन ऐसा नहीं था। थोड़ी छानबीन के बाद पुलिस ने एल्फ बॉक्सल को जिंदा ढूंढ निकाला जिसे इस सारे तमाशे के बारे में कुछ खबर नहीं थी। नवंबर 2013 में जेसिका थॉमसन के 3 रिश्तेदारों ने चैनल 9 नाम के टीवी चैनल के एक शो 60 मिनट्स में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू देने वालों में एक महिला केट थॉमसन थी और उसका दावा था कि वो उसी जेसिका थॉमसन की बेटी है जिसका इंटरव्यू सालों पहले पुलिस ने लिया था। केट का मानना था कि उसकी मां ने पुलिस को गलत जानकारी दी थी और वो सोमरटन मैन को न सिर्फ जानती थी बल्कि वो आदमी उसके भाई रॉबिन का बाप भी था। इस इंटरव्यू के दौरान वहां रॉबिन की विधवा रोमा एगन और उनकी बेटी रेचल एगन भी मौजूद थी। इंटरव्यू में सजेस्ट किया गया था कि केट को डीएनए टेस्ट का सहारा लेना चाहिए, लेकिन केट गले मुर्दे उखाड़ना डिसरिस्पेक्टफुल समझती थी, इसलिए उसने ये मशवरा नहीं लिया। इस केस को 70 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है और इतने समय में कई बार कई सारे लोग आए जिन्होंने सोमरटन मैन को अपना खोया परिजन बताया, लेकिन कोई भी खुद को उस आदमी से सही तरीके से नहीं जोड़ पाया। अब ऐसा लगने लगा था मानो यह आदमी दुनिया में अकेला ही आया था और अकेला ही चला गया।
डीएनए टेक्नोलॉजी एक ऐसी कमाल की तकनीक है जिसका इस्तेमाल करके कई सारे सालों पहले हुए क्राइम्स को भी सॉल्व कर लिया गया है, इसलिए इस केस में भी इसका इस्तेमाल करने की सोची गई। अक्टूबर 2011 में लाश को दोबारा निकालकर उससे डीएनए लेने के लिए कोर्ट से परमिशन मांगी गई, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया कि वो महज लोगों की उत्सुकता शांत करने के लिए मुर्दे नहीं खोज सकते हैं। जिस जमाने में सोमरटन मैन की लाश मिली थी तब कई सारे वॉर क्रिमिनल्स अपने नाम बदलकर जिंदगी गुजारा करते थे ताकि उन्हें कानून का सामना न करना पड़े। तो ऐसा हो सकता है कि सोमरटन मैन भी कोई फौजी रहा हो, और अगर वो किसी देश के लिए लड़ा था तो वो उस देश के लिए सम्मान की बात थी। अक्टूबर 2019 में एक बार फिर लाश को निकालने के लिए अपील की गई और इस बार नए अटॉर्नी जनरल विक्की चैपमैन ने इसकी अनुमति दे दी। पुलिस के पास कुछ ऐसी लड़कियां थी जो इस आदमी की पोतियां हो सकती थी। इसे कंफर्म करने के लिए आखिरकार 19 मई 2021 को सोमरटन मैन की लाश को बाहर निकाला गया। ये लाश उस जगह से काफ़ी नीचे दबी हुई थी जिसकी पुलिस को आशंका थी। पुलिस के मुताबिक उन्हें काफ़ी अच्छे डीएनए सैंपल्स मिले थे और वो इस केस को सॉल्व करने के इतने करीब है जितने वो कभी नहीं थे। लेकिन जहां पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही थी वहां एक प्रोफेसर भी थे जो इस केस में दिलचस्पी रखते थे और उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई थी जिसका मकसद इस केस को सॉल्व करना ही था। वो प्रोफेसर थे डेरेक एबॉट। डेरेक इस केस पर 2009 से ही काम कर रहे थे और उन्होंने बॉडी को डीएनए के लिए निकालने की कई बार हिमायत भी की थी। जब एबॉट ने उस प्लास्टर कास्ट की जांच की जो सोमरटन मैन के चेहरे पर रखकर बनाया गया था, उसमें से उन्हें एक बाल मिला जो ऐसी स्थिति में था कि उससे डीएनए निकाला जा सकता था, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग सकता था। लेकिन आखिरकार 26 जुलाई 2022 को ये इंतज़ार ख़त्म हुआ और सोमरटन मैन को पहली बार एक नाम मिला, कार्ल चार्ल्स वेब। दरअसल जब प्रोफेसर को डीएनए इन्फॉर्मेशन मिली तो उन्होंने उसे एक बड़े से डेटाबेस में डाला जहां कई सारे दूसरे लोगों के भी डीएनए मौजूद थे और उन्हीं में से कुछ लोगों के मैचेस मिले और इस तरह सोमरटन मैन की असल आइडेंटिटी का पता चला। तो आखिर कौन था कार्ल वेब? कार्ल वेब का जन्म मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ और वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। उसके परिवार की एक बेकरी हुआ करती थी जिसे वो अपने भाइयों के साथ मिलकर चलाया करता था, लेकिन फिर जब किसी वजह से बेकरी बंद हो गई तो वो इलेक्ट्रीशियन और इंस्ट्रूमेंट का काम करने लगा। 1941 में उसने डॉरथी डॉफ रॉबर्टसन से शादी की और वो लोग साउथ यारा नाम की जगह पर रहने लगे। लेकिन कार्ल का स्वभाव काफ़ी मूडी था। एक पल में तो वो अच्छा रहता था लेकिन अगले ही पल वो आक्रामक हो जाता था। उसे शायरी का बहुत शौक था और उसने खुद कई सारी पोएम्स भी लिखी थी। वो अक्सर मौत को लेकर शायरी किया करता था। मार्च 1946 में उसने दवाइयाँ खाकर आत्महत्या करने की भी कोशिश की थी जो नाकाम रही और डॉरथी ने उसकी रिकवरी में मदद की थी, लेकिन ठीक होने के बाद उसका बर्ताव और ज़्यादा वायलेंट हो गया था। सालों के झगड़ों के चलते आखिरकार सितंबर 1946 में डॉरथी उसे छोड़कर चली गई। कार्ल 1947 में उस जगह को छोड़कर चला गया और तब से उसका किसी से कोई कनेक्शन नहीं था। 1951 में डॉरथी ब्यूट साउथ ऑस्ट्रेलिया में रह रही थी जो एडिलेड से 144 किलोमीटर की दूरी पर है, तो ऐसे मुमकिन है कि कार्ल उसे ढूंढते हुए ही वहां आया हो। 5 जून 1951 को डॉरथी ने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया और अप्रैल 1952 में उसे कोर्ट से डिवोर्स मिल गया था। कार्ल की बड़ी बहन फ्रेडा ग्रेस ने थॉमसन जेरोल्ड कीन नाम के आदमी से शादी की थी। वो कार्ल के घर से 20 मिनट की दूरी पर रहती थी, तो ऐसा हो सकता है कि जो कपड़े कार्ल के सूटकेस में से मिले थे वो उसके बहन के पति ने ही उसे दिए हो। उन पर उसी का नाम कीन लिखा हुआ था। एबॉट की रिसर्च के मुताबिक कार्ल को घोड़ों की रेस पर जुआ खेलने का भी शौक था, इसलिए हो सकता है कि वो अजीब से लेटर्स उन्हीं से रिलेटेड हो। और रही उसके मौत की बात, तो कार्ल की मेंटल हेल्थ और आत्महत्या करने का इतिहास हमें बताता है कि शायद जहर उसने खुद ही लिया था।
हालांकि ये केस अब मोस्ट लाइकली सॉल्व हो चुका है, लेकिन साउथ ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने अब भी ऑफिशियली सोमरटन मैन की आइडेंटिटी को रिवील नहीं किया है और प्रोफेसर एबॉट की रिसर्च की जांच कर रहे हैं। तो एक ऐसा शख्स जिसे किसी ने सीक्रेट एजेंट माना तो किसी ने एक फौजी, लेकिन आखिर वो एक ऐसा शख्स निकला जो अपने ही दिमाग से नहीं जीत पाया। मेंटल हेल्थ एक ऐसा विषय है जो किसी सीक्रेट एजेंसी, जंग, एलियंस या किसी भूत से कहीं ज़्यादा खौफनाक है। हमारे देश में मेंटल हेल्थ को लेकर ज़्यादा बात नहीं होती है, दिमाग को समझने की कोशिश नहीं होती है। इन चीज़ों को बदलना चाहिए। अगर आपको किसी की मदद चाहिए तो आप अपने आसपास देखिए, अपने दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी, ऐसे लोगों से बात कीजिए जिन्हें आपकी फिक्र हो। वो आपकी मदद कर सकते हैं। आपको बस एक बार हिम्मत करके अपनी बात उनसे कहनी है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूले और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। मैं आपको मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।